हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। और क्वांटम नंबर क्या है? बेसिकली क्वांटम नंबर एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और नेचर को डिसाइड करने के लिए ये अजम्पशन लिए हुए हैं। बेसिकली क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वांटम नंबर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं एटम के अंदर ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल को डिस्कस करूंगा। जनरली जो एटम है, एटम में क्या होती है बेटा? ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होती है? सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ऑर्बिट है, हम ऑर्बिट को मेन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल। और सब ऑर्बिट इज कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। जिस तरह से एक सिटी में एटम को मैं डिफाइन करने के लिए आपको डिस्कस करूं, तो जैसे एक बेटा सिटी के अंदर क्या होती है? सिटी के अंदर कॉलोनी। एटम को सिटी के इक्विवेलेंट मान लो। तो सिटी में क्या होती है? कॉलोनी। कॉलोनी में क्या होते हैं? हाउस। हाउस में क्या होते हैं? रूम। रूम में क्या होते हैं? पर्सन। तो एटम को अगर मैं सिटी अज्यूम कर लूं, एटम को अगर मैं सिटी मान लूं, तो उसकी ऑर्बिट उसकी कॉलोनी है। अगर मैं इसको बोलूं ये सिटी है एटम, तो उसकी ऑर्बिट उसकी कॉलोनीज है। कॉलोनीज में क्या हो जाएंगे? एटम में ऑर्बिट, तो सिटी में कॉलोनी, कॉलोनी में होम या हाउसेस, और हाउसेस में रूम, और रूम में पर्सन। तो उसी तरह से एटम में ऑर्बिट है, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट्स हैं, और सब ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इनको डिफाइन करते हैं। तो इसको n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 1 2 3, जिसको हम k l m भी बोलते हैं। सब ऑर्बिट्स होते हैं s p d f। s p d f। s का फुल फॉर्म शार्प है, p का फुल फॉर्म प्रिंसिपल है, d का फुल फॉर्म डिफ्यूज है, f का फुल फॉर्म फंडामेंटल है। इनकी डिटेल ही डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये मत सोचो कि एसपीडीएफ क्या है, वही तो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑर्बिटल को इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को बता रहा है। तो एस में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं। ये तो अभी स्टार्ट किया है अपन ने, इसी को डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो पहले हम एटम को, तो ये एटम में जैसे ये फर्स्ट एटम का ये फर्स्ट ऑर्बिट है। जैसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे किसी सेल को देखते हैं, तो हमको उसके अंदर न्यूक्लियस दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखती है, गोल्जी बॉडीज दिखती है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म दिखते हैं हमको। उसी तरह से जब हम किसी एटम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो वो कैसा दिखेगा? मैं क्लियर कर दूं, जस्ट आपको समझाने के लिए टर्म यूज की है। एटम को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, पर एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं उसका रिसेम्बलेंस ले रहा हूं कि जैसे सेल को, ठीक है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसको अपन
माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है, क्या सेल अंदर से कैसी बनी हुई है और उसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या है। उसी तरह से एटम अंदर से कैसा है, किस तरह से उसको क्लासिफाई किया हुआ है, ये इसका डिस्कशन कर रहा हूं मैं। तो ये n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, आगे जा रही है ये ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब हो गया हमारा ये के शेल, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये हो गई हमारी के एल एम और ये एन शेल हो गई, ये एन लिखा है बेटा, के एल एम एन। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होती है एस, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होती है एस, इसमें दो होती है एस एंड पी, इसमें तीन होती है एस पी एंड डी, इसमें चार होती है एस पी डी एंड एफ। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट है एस, सेकंड ऑर्बिट में टू सब ऑर्बिट है एस एंड पी, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ। फर्स्ट ऑर्बिट में जब एस सब ऑर्बिट है ये, वन टू थ्री फोर, इस तरह से। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट का व्यू है। और तो फर्स्ट ऑर्बिट और में एक ही सब ऑर्बिट है और उसमें एक ही ऑर्बिटल है। सेकंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट है एस एंड पी, एस में एक ऑर्बिटल है, पी में थ्री ऑर्बिटल है। डी के अंदर सॉरी एन इक्वल्स टू 3 के अंदर थ्री सब ऑर्बिट्स हैं, थ्री सब ऑर्बिट्स हैं एस पी डी, एस में वन ऑर्बिटल, पी में थ्री ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि एटम, ये पूरा एटम है। एटम में क्या होती है, ये ऑर्बिट्स हैं। फिर ऑर्बिट्स में क्या होती हैं, सब ऑर्बिट्स हैं। फिर सब ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन सब ऑर्बिट्स में जो ये ऑर्बिटल्स हैं, जैसे डी सब ऑर्बिट में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, पी सब ऑर्बिट में 3 पी ऑर्बिटल्स हैं। और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कैसे होते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप ध्यान दें इस पे, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी E1। ये सेकंड ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी E2। ये थर्ड ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी E3। और ये फोर्थ ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी मैंने E4 ली। टू बी वेरी क्लियर बेटा, मैं बहुत सारी क्लास में पढ़ा चुका हूं, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी फोर्स की वजह से होती है। फोर्स दो तरह के होते हैं, रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है एनर्जी उतनी कम होती जाती है। ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा।
एनर्जी विल इंक्रीज, एनर्जी विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके नियर फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा होगा। मैंने जैसे पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि जैसे ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के नियर जो नीडल है, नीडल नंबर ए, बी और सी, तो नीडल नंबर ए पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बी पे और कम हो जाएगा, सी पे और भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट की जो इंटेंसिटी है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस के साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, एनर्जी विल इंक्रीज। अब अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करें, तो जब हम सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास वापस दो एनर्जी लेवल हैं, दो सब ऑर्बिट्स हैं, एस एंड पी। तो ये देखो बेटा, एस और पी, तो एस और पी में एस न्यूक्लियस के मोर क्लोज है, एस और पी में एस न्यूक्लियस के मोर क्लोज है, तो एस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो एस और पी में क्या हो जाएगा बेटा, पी की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम इनको, अच्छा एक मिनट, इसी तरह से यहां एस से ज्यादा एनर्जी पी की, पी से ज्यादा एनर्जी डी की। और जो ये फोर्थ ऑर्बिट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने सब ऑर्बिट्स हैं, इसमें हमारे पास 4 सब ऑर्बिट्स हैं, एस, पी, डी, एफ। फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं बेटा, देखो मैंने फोर्थ पर ही लगाया है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इस तरह से बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये है बेटा कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट, इनको तो बोलते हैं मेन एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। और फिर इसके बाद क्या है, इनके अंदर जो सब ऑर्बिट्स हैं इनको सब एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। n=2 में 2 सब एनर्जी लेवल है, एस एंड पी। n=3 में 3 सब एनर्जी लेवल है, एस, पी, डी। n=4 में 4 सब एनर्जी लेवल है, एस, पी, डी, एफ। अब एटम बेसिकली 3D है, एटम स्फीयर है। एटम क्या है बेटा, एटम इज स्फीयर, एटम स्फीयर है बेटा। तो एटम स्फीयर है तो वो 3D है। तो ये ऑर्बिटल्स भी है ना, यहाँ 2D में आपको लग रहा है कि वो 2D में आप, मतलब आपको क्या होता है, आप हमेशा या तो बोर्ड पे पढ़ रहे हो या फिर आप बुक से पढ़ रहे हो, तो आपको एक 2D इमेज बन जाती है एटम की माइंड में। बेसिकली आपको एटम को 2D में नहीं सोचना है, 3D में सोचना है। तो यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग डायमेंशंस पर होते हैं। तो यहां पर ये देखो, px, pz, py, px ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल। समझो मेरा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको मालूम है x एक्सिस ग्राफ बनाते ही हैं, तो ये x एक्सिस हो गया, या ये y एक्सिस हो गया, तो ये x एक्सिस हो गया, और ये वाला जो मार्कर है ये z एक्सिस हो गया जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स व्यूअर, ये रहा मार्कर। तो ये x, y, z एक्सिस हो गए 3। तो यहां पर जो p ऑर्बिटल होते हैं, ये तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 के एंगल पर होते हैं, और अलग, जब तीनों एक दूसरे से 90 के एंगल पर होंगे, जैसे अभी आपने देखा ना, ये x, y, z क्या है, ये लिया था अपन ने y, ये लिया था x, और ये जो मार्कर आ रहा है, या ये जो आ रहा है, ये आपकी तरफ जो आ रहा है ये वाला, तो ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से 90 के एंगल पर है। एनीवे, लेकिन ये तीनों के तीनों न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप x, y, z क्यों नहीं लिखते हो,
तो ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब रूल बना हुआ है ये कि हमेशा जेड एक्सिस बीच में ही लिखो। तो एक्स जेड वाई, हम एक्स जेड वाई भी लिख सकते हैं और वाई जेड एक्स भी लिख सकते हैं, या पी वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पी वाई लिखेंगे तो ये पी जेड और ये पी एक्स, और अगर यहाँ पी एक्स लिखा हुआ है तो ये पी जेड और पी वाई। जेड एक्सिस हमेशा सेंटर में रखते हैं, कन्वेंशन है, ये एक रूल बना हुआ है। जैसे हम सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे होते हैं और चौराहे पे पहुंचते हैं तो रेड लाइट है तो रुक जाते हैं, और ग्रीन है तो चले चलते हैं, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी, बहुत बार क्या होता है, कुछ पॉइंट्स को रूल में कन्वर्ट करके चलना पड़ता है। तो जेड एक्सिस को हमेशा हम सेंटर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और एक्स वाई जेड तो अजम्पशन है। तो अब इसके अंदर ये पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तीनों के तीनों न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो एनर्जी पी एक्स की, एनर्जी पी जेड की, एनर्जी पी वाई की, तो ये तीनों न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब तीनों न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है तो तीनों पर वर्क करने वाला फोर्स भी सेम होगा, और जब तीनों पर वर्क करने वाला फोर्स भी सेम होगा तो एनर्जी भी सेम होगी, क्योंकि सेम फोर्स चेंज होगा तो ही एनर्जी चेंज होगी। तो इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, इन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, ठीक है। तो इस वजह से इन तीनों की एनर्जी सेम हो जाती है, और जिनकी एनर्जी आपस में सेम होती है तो इन तीनों की एनर्जी सेम हो गई बेटा। और जब इन तीनों की एनर्जी सेम हो गई तो हम इनको बोलते हैं डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स का मतलब ये होता है हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी आपस में सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल। तो जिनकी एनर्जी आपस में सेम है उनको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। तो डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स का मतलब समझ में आ गया, हैविंग सेम एनर्जी, having same energy and same shape। इनके शेप भी सेम होते हैं। अभी मैंने शेप डिस्कस नहीं किए हैं, आगे करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स की कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप लिखोगे those orbitals, those energy levels which have same energy and same shape is called डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स की, हम बात करें डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स की, तो ये जो डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स एस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे। तो देखो डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स पी में तो 3 हैं, दिख ही रहे हैं आपको। डी में 5 है, 1 2 3 4 5। अभी डी के डायमेंशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि आप देख लो, जो मेरे क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं तो हमको ऐसा पढ़ाना पड़ता है कि आपको भी प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है ना। अब कोई चीज टिपिकल होती है तो उसको थोड़ा सा मैं पहले इग्नोर करता हूँ, पहले सिंपल कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक लेवल पे जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो मैं ऊपर वाली मंजिल बनाऊंगा, ठीक है ना। यूं तो होता ही नहीं है कि आप कभी भी मकान बन रहा हो तो पता चलता है कि एक वॉल को सीधा 20 फीट हाइट तक बना दिया। नहीं, आप देखना कभी मकान बनता है तो कारीगर क्या करता है, जो मकान बनाने वाले होते हैं, पहले चारों तरफ, एक रूम की चारों तरफ की पहले फाउंडेशन फिल कर देते हैं, फिर फाउंडेशन फिल करने के बाद 3-3 फीट हाइट की दीवार बना देते हैं, फिर उस 3-3 फीट हाइट पर फिर और नई हाइट धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है
कि हमको भी पहले फाउंडेशन लेना पड़ेगा, बेसिक लेवल, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ता जाएगा और टिपिकल कंसेप्ट में एंट्री करते जाएंगे हम। ध्यान दो, एफ में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7। अब एस में कितने डीजनरेट एनर्जी लेवल है? एस में कितने डीजनरेट एनर्जी लेवल है? 1। रॉन्ग आंसर बेटा, रॉन्ग। 0, क्योंकि डीजनरेट एनर्जी लेवल का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी लेवल्स, सेम शेप और सेम एनर्जी लेवल्स। तो आप देखो इधर ध्यान देना, ये रहा एफ, तो एफ में कितने डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं? एफ में सेम एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एफ क्या बोलेगा? हम आपस में 7 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, हम सातों की एनर्जी, हम सेवंस की एनर्जी सेम है। डी में सेम एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 5। इसमें सेम एनर्जी लेवल्स कितने हैं? 3। इसमें सेम एनर्जी लेवल्स कितने हैं? ये स्टेटमेंट एस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। ये स्टेटमेंट एस ऑर्बिटल, एस सब ऑर्बिट पर एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अकेला है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं आपके जुड़वा भाई कितने हैं? नहीं तो आप बोलोगे ना 0। ठीक है, तो इसी तरह से पी में कितने डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है? पी में कितने सेम एनर्जी लेवल्स है आपस में? 3। एस में कितने डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है? एस में कितने सेम एनर्जी लेवल है आपस में? 0। कोई जुड़वा नहीं है इसका, तो एस के लिए हम डीजनरेट एनर्जी लेवल 0 लिखते हैं। तो पहले तो ये जो डायग्राम, ये जो मैंने बताया, ये बेसिक चीज इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके माइंड में है तो आपको क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत कंफर्ट वे में समझ में आ जाएंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज द इमेजिनरी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसको क्लियर करने से पहले मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं कि व्हाट इज ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व भी करता है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है, जैसे फैन अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है। ठीक है, अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं, अर्थ का एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप देख लो, सन के चारों तरफ अर्थ एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रही है, एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रही है और साथ में अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। तो अर्थ एक साथ 2 मोशन मेंटेन कर रही है, रिवोल्यूशन एज वेल एज रोटेशन, रिवोल्यूशन एज वेल एज रोटेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, रिवॉल्व भी करते हैं और अपने एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन भी दोनों मोशन, रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों पैरेलली साइमल्टेनियसली मेंटेन करते हैं। पर इलेक्ट्रॉन के जो रोटेशन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मीन पोजीशन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एक फैन है तो हम उसको दोनों तरफ घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई भी चीज है मैं उसको दोनों तरफ घुमा सकता हूं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमा सकता हूं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर है तो ये घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, यूं घुमा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो अब देखो, ये मार्कर को इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लो, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है और अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पर बेटा रोटेट करता है, तो इस रोटेशन की वजह से उसके एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, तो वो अपने रोटेशन एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे फैन जब अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो अपने एक्सिस के अराउंड एयर का प्रेशर बनाता है, उसी से तो हमारे को हवा आती है।
तो इलेक्ट्रॉन के दो तरह के रोटेशन होते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आप देखोगे हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लिखते हैं, हाफ हेडेड एरो है ये। तो ये दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेटरी इलेक्ट्रॉन। क्लॉकवाइज रोटेटरी इलेक्ट्रॉन। और इसको जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इलेक्ट्रॉन। रोटेशन इलेक्ट्रॉन लिख दो, कोई बात नहीं, चलता है। तो जब ऐसा सिंबल लिखा हो किसी बुक में या कहीं पर भी, तो समझ जाना ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज है, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेशन मेंटेन करते हुए न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मेंटेन करता हुआ न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं तो ये अपने एक्सिस के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? अपने एक्सिस के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपको कि जैसे फैन अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो अपने एक्सिस के अराउंड क्या बनाता है? ये अपने एक्सिस के अराउंड फैन की बात कर रहा था। तो फैन जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो अपने एक्सिस के अराउंड एयर का प्रेशर बना रहा है, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो एयर का अगर फैन के ब्लेड यूं घूम रहे हैं तो हवा का जो प्रेशर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हवा इस तरफ आएगी। और अगर यूं घूम रहा है तो फिर एयर का प्रेशर इधर बनेगा। यानी अगर फैन का अगर रोटेशन ऑपोजिट हो जाए तो एयर का फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, प्रेशर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है तो वो अपने एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अपने एक्सिस के अराउंड क्या बनाता है? अपने एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? ये इनके मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये इनके क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये इनके मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और इन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हमेशा जब पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके जो ये मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनके मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाते हैं। देखो,
क्या होगा, जब ये अकेले हैं, दूर दूर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये मिनिमम डिस्टेंस पर आते हैं तो दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रेंज में जैसे ही आएंगे, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों जैसे ही एक दूसरे के रेंज में आएंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो मैग्नेट हैं, दोनों को मैंने 10-10 फीट की दूरी पे रख दिया तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दोनों मैग्नेट को बिल्कुल पास पास में ले आया तो दोनों मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अगर इंटरेक्ट करने का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन करेंगे। अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल के सामने है तो अट्रैक्शन हो जाएगा, तो वो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड थे। तो यहाँ पर भी क्या है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब ये एक दूसरे के रेंज में आते हैं, यानी पास पास में आते हैं। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ये मिनिमम डिस्टेंस पर आए तो ये अब एक दूसरे के बहुत पास में आ गए और एक दूसरे के बहुत पास में आकर ये इस तरह से, ये देखो, ये इसका अब नीचे का रखा है, इसका ऊपर का रखा है। चलो एक काला कर देते हैं, ब्लैक वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये तो हो गया क्लॉकवाइज ब्लू वाला और ब्लैक वाला एंटी क्लॉकवाइज। ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, साथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक दूसरे के इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, पास पास में आएंगे तो ये पेड़ हो जाएगा। पेड़ हो गए तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ अब इस तरह से रिवॉल्व करेंगे, पेयर बना के, ठीक है ना, अकेले अकेले नहीं, पेयर बना के। तो इस तरह से जब दो इलेक्ट्रॉन मिनिमम डिस्टेंस पर, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, आपस में मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व, और इन दोनों में रोटेशन ऑलरेडी है, तो इस तरह से हम इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट कर रहा है, लेकिन वो अकेला कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दो कर रहे हैं तो साथ साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी बनते हैं जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पास में आते हैं, तो जैसे उनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वो अट्रैक्ट होकर एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। इस केस में हम इनको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अब इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी बॉक्स को हम ऑर्बिटल कह रहे हैं। इसी बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल कह रहे हैं। दिस इज द ऑर्बिटल। अब यानी ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उस वॉल्यूम को जिसमें ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस वॉल्यूम को, उस जगह को जहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वापस सुनना, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस, वो वॉल्यूम, वो जगह जहां पर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस वॉल्यूम को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल की जो डेफिनेशन होती है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस। ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where maximum probability to finding electron। आपसे ये एनसीईआरटी बुक की डेफिनेशन है। व्हाट इज ऑर्बिटल? तो ऑर्बिटल इज द 3D
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा, 3D इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा। तो ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस और इन द एटम, और इन द एटम भी लिख सकते हैं, वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाती है हमारी ऑर्बिटल की डेफिनेशन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। वन इज क्लॉकवाइज एंड अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ ही नहीं सकते, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ही साथ साथ चल सकते हैं, उनमें से एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये एक ऑर्बिटल है जिसमें एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है। ये एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं, देखो इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये रिपेल हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो इसको धक्का लगेगा। कहां से लगेगा? ब्लू को रिपेल करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज को रिपेल कर देगा। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इसीलिए एडजस्ट नहीं हो पाता है कि पहले से प्रेजेंट कोई एक इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पिन का है वो उसको रिपेल कर देता है। जैसे यहां पर, जैसे मैं इस ऑलरेडी एक ब्लू और ब्लैक है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे नया ब्लू आ रहा है तो ये ब्लू को रिपेल कर देगा, इसको आने ही नहीं देगा। तो इस वजह से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हैं, तो एक एन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एन ऑर्बिटल occupies maximum 2 electron of opposite spin। स्पिन मतलब, स्पिन का मतलब समझ गए आप? स्पिन का मतलब 2 तरह की स्पिन है, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन 2 तरह से स्पिन करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो आपसे कोई डेफिनेशन, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो भी ऑपोजिट स्पिन के आएंगे। एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया होगा। ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब हम जब हम स्पिन आता है तो हम यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। क्वांटम नंबर क्या है? हम अभी बस रुक जाओ, अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता, सॉरी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, अब इनका स्पिन है तो हम जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्वांटम नंबर लेते हैं हम s प्लस हाफ, s माइनस हाफ। अभी क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दो, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो बाद में अपन टाइम वेस्ट होगा वापस ये सब लिखने में। तो हम s स्टैंड कर रहा है स्पिन को, इसका मतलब हुआ s इक्वल्स टू प्लस हाफ। तो इसका मतलब समझो, s मतलब स्पिन, s मतलब स्पिन, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, s का मतलब स्पिन, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर लिखा हुआ है तो s प्लस हाफ, हाफ क्यों लिया वो अपन बाद में डिस्कस कर रहे हैं, वो अभी क्वांटम नंबर में डिस्कस करूंगा बेटा मैं अभी, वो नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो हम यहाँ जब आप कहीं किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में लिखो, देखो s इक्वल्स टू प्लस हाफ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज। प्लस हाफ का मतलब क्या हुआ? प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज रोटेटरी इलेक्ट्रॉन। माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेटरी इलेक्ट्रॉन।
s इक्वल्स टू प्लस हाफ मतलब क्या, क्लॉकवाइज रोटेटरी इलेक्ट्रॉन। s इक्वल्स टू माइनस हाफ क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटरी इलेक्ट्रॉन। अभी हाफ वैल्यू को कंफ्यूज मत करो, वो आपको आगे क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी तो ये याद रख लो कि जैसे शुरू में आपको मैंने क्या कहा, ऑर्बिटल अभी याद रख लो, बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बाद आ गया ना ये। तो यहां पर मैं जब क्वांटम नंबर डिस्कस करूंगा ना, तब क्वांटम नंबर 4 तरह के हैं, उसके अंदर 4th क्वांटम नंबर है ये। एनीवे अब देखो, अब मैं वो वापस मैंने जैसा कि कहा मैं क्वांटम नंबर पे आ रहा हूं। तो अब हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर हैं। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये चारों तरह के क्वांटम नंबर क्या हैं, इनको मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि थोड़ा नहीं तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैंने आपको केवल बेसिक चीजें डिस्कस की है। तो ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्लास का हमारा ये टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, और फिर इनकी एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।